हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी से लिया है और ये जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 2018 का पेपर है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो 30 क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपके जो एग्जाम तक चलेगी, यानी कि आपका 20 अगस्त को एग्जाम तो 18 तक आपका चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। जो बच्चे होते हैं कौन सी चीज़ों को छोड़कर लिंग भूमिकाओं जो है ग्रहण करते हैं। पहला समाजीकरण, दूसरा है ट्यूशन, तीसरा है संस्कृति और चौथा है मीडिया, यानी कि डी नंबर मीडिया। तो बच्चे जो है वो इसमें समाजीकरण को नहीं छोड़ते, संस्कृति को नहीं, मीडिया को नहीं, बल्कि क्या है ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, यानी जो मानकीकृत परीक्षण है उसमें से जो आलोचना की जाती है उसमें से कौन सी एक आलोचना वो भी है। पहला कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, दूसरा कि परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकते, तीसरा कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, और चौथा कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। आपका डी ऑप्शन सही होगा कि जो मानकीकृत है वो परीक्षणों की आलोचना में से जो एक है वो है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, जो एकाधिक एक से अधिक बुद्धिमानी का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है ये बताना है। पहला है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बिल्कुल सही है। एकाधिक बुद्धिमानी का मतलब ही होता है कि एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक बुद्धि, यानी बुद्धि की जो है कई प्रकार की हो सकती हैं, तो इसका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों उपयोग कर सकते हैं। जो शिक्षक हैं वो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं ये बताना है। पहला है कि बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार सिवान रणनीति चयन करने में, यहाँ पे शिक्षण होगा। ठीक है, शिक्षण रणनीति बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, तीसरा है कि बच्चे की प्रगति की निगरानी करने में और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, और चौथा है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में जो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन करता है और जो सीखने के मूल्यांकन करता दोनों का जो उपयोग करता है वो करता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी शिक्षक जो है वो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग कब कर सकते हैं ये बताना है। पहला है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण, यहाँ पे शिक्षण होगा। ठीक है, शिक्षण रणनीति का चयन करने में। दूसरा है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, और चौथा है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बिल्कुल सही ऑप्शन डी है कि जो शिक्षक है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन ये दोनों का जो उपयोग कर सकते हैं वो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का जो स्तर है उसको जानने के लिए इन दोनों चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यहाँ पे निगेटिव बताना है। पहला कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है आपका, ये जो ऑप्शन पॉजिटिव है। दूसरा है कि यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है, ये बच्चे के जो है उपलब्धि पर केंद्रित है, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तीसरा है कि यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन आपका निगेटिव होगा। ठीक है,
और फोर्थ है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनिवार्य किया गया है। ये ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव है। तो निगेटिव आपका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा तो निगेटिव आपका सी है और यही सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है, यानी जो बच्चे हैं उसमें प्रतिभाशालिता किस कारण से हो सकती है ये बताना है। पहला, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। दूसरा है सफल माता पिता। तीसरा, एक अनुशासित दिनचर्या। चौथा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो डी ऑप्शन है वो जो है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, यानी कि बच्चा जो प्रतिभाशाली है, जो बच्चा प्रतिभाशाली तभी बनेगा जब उसमें कुछ चीज़ें उसके आनुवंशिकता से आएंगी और कुछ चीज़ें वो अपने वातावरण यानी जो उसका समृद्ध वातावरण है उससे मिलेगी। यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, अगर उसमें उसके बीच जो अंतःक्रिया होगी तभी बच्चा जो है प्रतिभाशालिता या प्रतिभाशाली हो पाएगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो है एक बच्चा उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके आनुवंशिक यानी उसके माता पिता से मिलती है, लेकिन उसको सही वातावरण नहीं मिल पाता, तो वो बच्चा जो है वहाँ पर प्रतिभाशाली नहीं बन पाता। और जहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको वातावरण तो अच्छा मिले लेकिन आपको आनुवंशिक चीज़ें उसको आपको नहीं मिली, तो वहाँ पे बच्चा प्रतिभाशाली नहीं बनता। लेकिन जहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण दोनों आपको एक साथ मिलती हैं, दोनों में अंतःक्रिया होते ही वहाँ पर बच्चा प्रतिभाशाली 100% श्योर है कि वो जरूर बनेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। ठीक है। कौन से कक्षा के जो है माहौल जो है उसको जो है आवश्यकता होती है, किस कक्षा के माहौल की। पहला है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। बिल्कुल सही है कि उनका जो है सांस्कृतिक और जो भाषाई ज्ञान है उसका महत्व देता है और उनका उपयोग भी करता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। दूसरा है कि उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित, बिल्कुल नहीं, हतोत्साहित नहीं करता है। तीसरा है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गित करता है, ये ऑप्शन भी गलत होगा। और चौथा है कि उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये ऑप्शन भी गलत है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है, ये ऑप्शन आपका सबसे सही है और फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किन चीज़ों पे जो है हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। दूसरा है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तीसरा है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। और चौथा है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक या निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। बिल्कुल सही है, जो हस्तक्षेप करता है वो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग से ही वो जो है हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। जो बच्चों का जो हस्तक्षेप निर्भर करता है वो है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों पर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, यानी यहाँ पे निगेटिव बताना है। पहला है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, तो ये आपका पॉजिटिव होगा। दूसरा है कि उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये उपयुक्त तरीका है। तीसरा है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये ऑप्शन आपका निगेटिव होगा कि अगर कोई बच्चा जो है बेचैन हो रहा है तो उसे हम फटकार लगाएंगे, तो ये जो है सीखने का सही तरीका नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका निगेटिव है। डी है कि एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। तो जो निगेटिव है आपका सी ऑप्शन, यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग पैटर्न पर जो है पहचान करते हैं, जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर पहचान करते हैं वो बच्चे क्या कहलाते हैं। ठीक है, पहला है डिसलेक्सिक हैं, वो जो बच्चे हैं वो डिसलेक्सिक हैं। दूसरा है सृजनात्मक है। तीसरा विकलांग है और चौथा प्रत्यास्थी हैं। तो जो बच्चे अलग अलग सोच वाले पैटर्न की जो है पहचान करते हैं वो सृजनात्मक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि वो बच्चे क्या हैं, वो सृजनात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में
बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, तो आपका ये तो पॉजिटिव होगा। दूसरा है कि सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, यह ऑप्शन आपका निगेटिव है। ठीक है। और फोर्थ देखते हैं कि किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, यह ऑप्शन भी आपका पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव जो है वो आपका सी ऑप्शन निगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? बताना कि कौन सा है जो एक संवेग है। ठीक है। पहला है डर, दूसरा है उत्तेजना, तीसरा है ध्यान और चौथा है स्मृति। तो जो एक संवेग के में आता है वो है डर। डर जो है वो एक प्रकार का संवेग है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यानी कि एक 3 साल का बच्चा है वो बताता है कि जो दूध है वो बूथ पर एक मशीन द्वारा उसका उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा है इसमें बताना कि कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। पहला कि बच्चे का जवाब दूध से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल सही। कि जो बच्चा है वो जवाब इसलिए दे रहा है क्योंकि जो है लगभग एक 3 साल का बच्चा है वो बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, क्योंकि वो उसके माइंड में सेट हो गया कि कहीं मशीन से ही उसका उत्पादन हो रहा, तभी वो जो है बिक रहा है। ठीक है। तो बच्चे का यह जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित, क्योंकि वह दूध जो है बूथ से खरीदता है तो उसको ऐसा लगता है कि जो है ये दूध जो है किसी मशीन से ही बनाया जाता है। ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, वो तो आपका ठीक है। तीसरा है कि बच्चे के परिवार बच्चे का प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। और चौथा है बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। ये चीज़ तो है ही है, लेकिन बच्चा जो यहाँ पे चीज़ों को बोल रहा है, जिस चीज़ को देखकर वो यही देख कर बोल रहा है कि बच्चे का जो जवाब है वो दूध से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। जब बच्चा जो है दूध खरीद रहा है, इस अनुभव को लेकर वो बोल रहा है कि जो दूध है वो बूथ पर जो है एक मशीन द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा ऐसा है जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है कि एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। सिर्फ जो है निर्धारित पाठ्य पुस्तक का ही नहीं पालन करना चाहिए। दूसरा है कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, ये ऑप्शन आपका ठीक है। तीसरा है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। कि आराम के लिए ऐसा जो है एटमॉस्फेयर बनाना जहां पर बच्चे संवाद यानी पूछ के आपस में एक दूसरे से बातचीत करके चीज़ों को पूछ कर जो है सीखें। तो ये एक आपका एक वातावरण वहाँ पे क्रिएट करना, तो उसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कौन सी ऐसी जो है कक्षा है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि होने हो, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल ऑप्शन सही है। जहाँ पे आपका गतिविधि की बात की जाए वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा कि वह कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ कराई जाएं, बाल साहित्य की खुली पुस्तक रखी हो और वो पुस्तकें ऐसी जगह रखी हों कि वो कभी भी किसी भी समय प्राप्त की जा सके। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। दूसरा है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए प्रयोग किया जाता है, एक बार नहीं हमेशा किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा है कि पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा।
सिर्फ पाठ्य पुस्तक से नहीं काम चलने वाला, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। यहाँ दिया हुआ पहुंच से परे हो, तो भाई जब तक कोई भी चीज़ हो बच्चों से दूर रहेगी तो वो ऐसे भी समृद्धशाली नहीं रहेगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, जब बच्चा कोई भी चीज़ को उसको मिलेगा ही नहीं कोई भी सामग्री, तो वो उसमें क्या सीखेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सी ऐसी कक्षा है जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि वे एक राज्य जो राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। दूसरा है कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तीसरा है कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। और चौथा है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो है पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं कि ये जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन है और जो संदर्भ सामग्री है उनमें से एक है। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो जो है संसाधन जो है और जो सामग्री हैं उनमें से एक है। जो कक्षा में उपलब्ध संसाधन और जो संदर्भ सामग्री उनमें से एक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। ये चीज़ से अपनी समझ प्राप्त की है, ये बताना है। पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, तीसरा है रचनावाद और चौथा है मानवतावाद। तो जिससे 2005 यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 है यानी एनसीएफ 2005 है, जिसने अपनी समझ प्राप्त करी है वो प्राप्त करी रचनावाद से। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, किस प्रकार जो है उनको प्रेरित समझा जा सकता है ये बताना है। पहला है कि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं इसलिए उनको प्रेरित समझा जाता है, तो बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, तो भी नहीं। तीसरा कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी बच्चा जो है टीचर से अपने स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछता है तो ये ऑप्शन आपको जो है सही होगा। वो कक्षा में सबसे प्रेरित बच्चा समझा जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करना चाहिए। दूसरा है कि कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षा सामग्री होनी चाहिए। तीसरा है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जो टीचर है उसको जो है बच्चे की वास्तविक जीवन और उनकी स्थितियों पर जो है और साथ में एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यानी कि बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ाने में उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को बताने के लिए उसके जो वास्तविक जीवन है उससे जो है रिलेट करके बताएंगे तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जो कि अधिगम में सुधार करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह का मदद करता है। जो अनुशासन है वो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो किस तरह मदद करता है ये बताना है। ठीक है, पहला है चुप्पी साधे रहने के लिए, दूसरा शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने में, और चौथा है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। बिल्कुल सही है, जो अनुशासन है वो उसका जो भूमिका है वो यही है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा को विनियमित कर पाएँ यानी नियमित रूप से कर पाएँ और साथ में मॉनिटरिंग भी कर पाएँ। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जो आनुवंशिकता और पर्यावरण है उसकी जो भूमिका है उसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, पहला है
सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। दूसरा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और तीसरा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चौथा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी नंबर आपका सही है। जो विकास है उसके कुछ पहलू जो है आनुवंशिकता से मिलता है और कुछ जो है पर्यावरण से जो है मिलता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से बच्चे को मिलता है, तब वो जो जाके जो है एक भूमिका निभा पाता है, एक अच्छी भूमिका निभा पाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, सबसे सही कथन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि निगेटिव बताना है। पहला है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। दूसरा है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तीसरा है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। चौथा विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो जो कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है वो है आपका बी ऑप्शन की, जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, बी निगेटिव है और यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, निगेटिव बताना है। पहला है प्रतीकात्मक विचार का विकास। दूसरा है अहम मान्यता। तीसरा है अनुत्क्रमणीयता और चौथा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है कि जो पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है वो है प्रतीकात्मक विचार का विकास। इसका पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी किस कारण से, यानी किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। दूसरा है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। और तीसरा है कि वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। और चौथा है कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो है अलावा पूछ रहा है, इसका मतलब निगेटिव पूछ रहा है। तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका, यानी जो खेल युवा जिन कारणों से खेल जो है युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसमें अलावा पूछ रहा है, इसका मतलब निगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो निगेटिव का जो है ऑप्शन जो होगा ये सेकंड ऑप्शन ये आपका निगेटिव होगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका, यानी खेल जो है एक आपको जो है समय बिताने का सुखद तरीका नहीं है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पहला है सही जवाब। दूसरा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा है विभिन्न तरीकों से हम इसे हल कैसे कर सकते हैं। और चौथा है क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो इनमें से जो है उस प्रश्न को गंभीर रूप से सोचने के लिए यह बताना कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो इसका सी ऑप्शन होगा कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, यानी कि उसमें जो है ऑप्शन देखना है किस किस तरीके से हम किसी भी एक प्रश्न को कैसे कैसे हल कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके से। तो इसका सी ऑप्शन है, इसमें जो है बच्चा जो है गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो भी प्रगतिशील शिक्षा का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण और रैंकिंग। दूसरा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना। और तीसरा छात्रों की लेबलिंग। चौथा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। और डी ऑप्शन है करके सीखना, परियोजना विधि है और सहयोग से सीखना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो विकल्प है ये प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जहाँ पे बच्चा खुद करके सीखे और परियोजना विधि के सीखे या फिर किसी के सहयोग के द्वारा सीखे। तो ये ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में इनमें से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है
कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। बिल्कुल गलत ऑप्शन है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो स्कूल की शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को जो है प्रतिबिंबित करे। ये जो है शिक्षा जो है स्वयं ही जीवन है, इस कथन को सही बताता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। थर्ड है जीवन सच्चा शिक्षक है, ये आपका गलत है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। ये जरूरी नहीं कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव यानी लंबे समय तक है जारी रखा जाए। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ सही होगा कि शिक्षा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जो स्कूलों की शिक्षा है वो सामाजिक भी हो, साथ में प्राकृतिक दुनिया को भी प्रतिबिंबित करे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। दूसरा कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चौथा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। और तीसरा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। और चौथा है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि उनके सिद्धांत ने यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ठीक है, ये बताना है कि निकटवर्ती जो विकास का क्षेत्र है वो किसे संदर्भित करता है। पहला है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। दूसरा है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तीसरा है कि उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। और चौथा है कि उस चरण को जब अधिगम विकास संभव है। तो जो निकटवर्ती विकास के क्षेत्र को संदर्भित करता है वो है आपका बी ऑप्शन की एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है वो कौन सा है। पहला है कि उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, ये गलत होगा। तीसरा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये ऑप्शन भी गलत है। और चौथा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। एक जो उभयलिंगी व्यक्तित्व है उसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे 30 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।